कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से एक मेडिकल फैसला है। अच्छा, तो अब आते हैं पोषण पर। मुझे लगा था कि ये जरूरी होगा, लेकिन लेख में इसे बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। इसका मतलब ये सिर्फ एक अच्छी आदत से कहीं बढ़कर है। ये सीधे सीधे बीमारी की रफ्तार पर असर डालता है। आपने एकदम सही समझा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। खराब पोषण का मतलब सिर्फ कमजोरी आना नहीं है। इस स्थिति में शरीर एक तरह से आत्मघाती मोड में चला जाता है। जब उसे बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती तो वो जिंदा रहने के लिए अपने ही सबसे कीमती हिस्से यानी मांसपेशियों को ही खाना शुरू कर देता है। अरे बाप रे! तो ये सिर्फ एक डाइट टिप नहीं है, ये शरीर को खुद पर हमला करने से रोकने का एक तरीका है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। तो फिर किस तरह के पोषण पर ध्यान देना चाहिए? लेख में प्रोटीन पर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि मांसपेशियां प्रोटीन से ही बनती हैं। दालें, दूध, दही, अंडे अच्छे स्रोत हैं, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि मरीज उन्हें आसानी से पचा पा रहा है या नहीं। और पानी? हाँ, शरीर को हाइड्रेटेड रखना यानी पर्याप्त पानी पीना भी बेहद जरूरी है। पानी मांसपेशियों तक पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करता है। और एक और जरूरी चेतावनी, बताइए। अक्सर लोग सोचते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी अच्छे हैं तो खुद से ही सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। ये सप्लीमेंट्स सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लिए जाने चाहिए। लेख में एक और बिंदु है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया है। वो है अत्यधिक वजन घटाने से बचना। हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि कम वजन रखना सेहत के लिए अच्छा होता है। इस मामले में ये अलग क्यों है? ये एक बहुत ही बारीक लेकिन ज़रूरी बात है। देखिए, बहुत कम वज़न होने का मतलब है कि शरीर में न सिर्फ फैट कम है, बल्कि मांसपेशियों का आधार भी कम हो गया है। मांसपेशियों को भी टिके रहने के लिए एक सहारे की ज़रूरत होती है। अगर शरीर का वज़न बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो ये मसल वेस्टिंग की प्रक्रिया को और तेज़ कर सकता है। अच्छा, तो लक्ष्य दुबला होना नहीं है? नहीं, लक्ष्य है नियमित और संतुलित भोजन के जरिए एक स्वस्थ वजन बनाए रखना। ठीक है, तो ये तो हो गई वो बातें जो हमें करनी चाहिए। अब उस लिस्ट पर आते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जानना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, और लेख में इस हिस्से को अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनियों के तौर पर बताया गया है। ये एक तरह से रेड फ्लैग्स हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है भारी या हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करना, वजन उठाना, तेज दौड़ना, ऐसा कुछ भी करना जिससे मांसपेशियों पर अचानक बहुत ज्यादा दबाव पड़े। वो उन्हें रिपेयर करने के बजाय और ज्यादा तोड़ देगा। बिल्कुल। और जबरदस्ती करने की आदत के बारे में क्या? कई बार हमें लगता है कि थोड़ा और करने से फायदा होगा। यही दूसरी सबसे बड़ी गलती है, जबरदस्ती चलना या सीढ़ियां चढ़ना, खासकर जब शरीर थक चुका हो, या फिर दर्द के बावजूद एक्सरसाइज करते रहना। दर्द शरीर का तरीका है ये बताने का कि बस अब रुक जाओ। उस सिग्नल को नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है। और एक आखिरी चीज जिस पर आपने पहले भी इशारा किया था, चमत्कारी सप्लीमेंट्स। ये आज के दौर की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बिल्कुल। जब लोग निराश होते हैं तो वे किसी भी उम्मीद को पकड़ना चाहते हैं। बाजार ऐसे प्रोडक्ट से भरा पड़ा है जो रातों रात मांसपेशियां वापस उगाने का दावा करते हैं। लेख साफ तौर पर कहता है कि ऐसे किसी भी दावे के झांसे में ना आए। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये झूठी उम्मीद का एक बहुत क्रूर खेल भी है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने ये समझा कि क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन बड़ी तस्वीर क्या है? अगर कोई मरीज या उसकी देखभाल करने वाला ये सब सुन रहा है, तो उसके लिए यथार्थवादी उम्मीदें क्या होनी चाहिए? यहीं पर ये लेख अपनी सबसे गहरी और सच्ची बात कहता है। वो कहता है कि हमें हकीकत को स्वीकार करना होगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो मांसपेशियां एक बार खत्म हो जाती हैं, उन्हें आज की तारीख में वापस नहीं बनाया जा सकता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे मानना मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू सुनिए। सही देखभाल और मैनेजमेंट के जरिए हम व्यक्ति की फंक्शनैलिटी यानी रोजमर्रा के काम करने की क्षमता को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ जीत का मतलब बदल जाता है। जीत किसी इलाज को खोजने में या खोई हुई मांसपेशियों को वापस पाने में नहीं है। जीत इस बात में है कि जो क्षमताएं बची हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय तक कैसे बचाकर रखा जाए। ये रखरखाव और आज़ादी मतलब इंडिपेंडेंस को बनाए रखने की लड़ाई है। बिल्कुल सही। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली बात,
पिंडली का पतला होना सूजन नहीं बल्कि मसल वेस्टिंग है। दूसरी, इस प्रक्रिया को पलटा नहीं जा सकता, लेकिन हल्की फुल्की हरकत, सही पोषण और खतरनाक गतिविधियों से बचकर इसकी रफ्तार को काफी धीमा किया जा सकता है। और मैं इस बातचीत को लेख के अंतिम संदेश के साथ खत्म करना चाहूंगी। ये लड़ाई सिर्फ दवाओं या डॉक्टरों की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा जागरूकता, रोज की देखभाल में निरंतरता और सही मार्गदर्शन की है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर वो दिन जब मरीज कोई छोटा सा काम खुद कर पाता है, वो एक बहुत बड़ी जीत है। स्वतंत्रता की हर छोटी बूंद यहाँ एक महासागर के बराबर है। और इसी विचार के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल खत्म करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर छोटी छोटी हरकतों को बनाए रखना ही एक बड़ी जीत है, तो मरीज की आज़ादी को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बनाए रखने के लिए हम अपनी रोज़मर्रा की देखभाल की आदतों को और कैसे बेहतर और रचनात्मक बना सकते हैं।